हेलो दोस्तों, आप सभी को क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर का प्रश्न लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। और मैं बिल्कुल ही बेसिक से बताने वाला हूं और हर वीडियो में मैं बेसिक से ही बताता हूं। यानी कि जो जिसको बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में नहीं पता हो, वो भी लड़के, वो भी जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी कंप्यूटर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और ये हमारा मॉक टेस्ट का तीसरा सीरीज है। आप अगर नहीं देखे हैं 2 सीरीज तो जाकर जरूर देखिएगा दोनों सीरीज। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आइए देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का किस पीढ़ी से संबंधित है? ठीक ना। कृत्रिम यानी कि एआई के बारे में बोल रहा है, ये किस पीढ़ी से संबंधित है। तो पहले जान लेंगे। अच्छा, पीढ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में बताया था, सेकंड जनरेशन में बताया था, थर्ड जनरेशन में बताया था। तो उस जनरेशन के आधार पर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो एआई पे आधारित सिस्टम है वो 5वीं पीढ़ी का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाए 5वां। ठीक है, और 5वां में यूज क्या होता था? 5वां पीढ़ी में मैं सारा का सारा लिख दे रहा हूँ। 5वां पीढ़ी में सीपीयू का यूज होता है, सीपीयू का। ठीक है, सीपीयू। ठीक है, इसमें इसका यू एल एस आई हो जाएगा, यू एल एस आई। यानी कि किस पे आधारित है? तो यू एल एस आई पे है। जबकि फोर्थ जनरेशन का होता है, जो चौथा जनरेशन का है, उस वो भी सीपीयू ही है, उसका भी मेमोरी। बट इसका जो टेक्नोलॉजी है वो वी एल एस आई होता है। ठीक, बात करेंगे प्रथम पीढ़ी का, यानी कि प्रथम जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का, तो इसमें यूज होता है वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो इसमें यूज होता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, 7वीं पीढ़ी तक आया ही नहीं है, मतलब कि अभी 5वीं पीढ़ी तक ही आया है, यानी कि एआई का यूज 5वीं पीढ़ी में होता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगा, हो सकता है पूछा होगा कंप्यूटर की विशेषता नहीं होगा, मैं देख ले रहा हूँ। इंटरनेट की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट की विशेषता नहीं है, नहीं बताना है कि कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो पहला कह रहा है कि उपयोग में आसानी। हाँ, इंटरनेट को आसानी से यूज कर सकते हैं हम लोग। पहले तो थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन आज के पीढ़ी के बारे में बात करें तो बहुत ही आसानी से यूज कर लेते हैं। ठीक, उच्च लागत। ठीक, उसके बाद में अभिज्ञमता, तो ये भी सही है। संचार का लचीलापन, हाँ संचार भी बहुत आसानी से कर पाएंगे हम लोग। लेकिन उच्च लागत जो है ना, तो ये उच्च लागत नहीं होता है, निम्न लागत होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? एक ईमेल एड्रेस जो होता है ना, तो ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। अच्छा, ईमेल एड्रेस जो होता है 2 भाग में होता है। ठीक, अब एक भाग को क्या कहते हैं, दूसरा भाग को क्या कहते हैं? एक भाग को बात करेंगे इधर, तो इसको मेल नेम बोलेंगे। ठीक है, मेल नेम, या फिर इसको यूजर नेम भी बोलते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये रहा सेकंड पार्ट, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। और डोमेन नेम के बारे में मैं तो आप लोगों को बताया भी हूँ। ठीक, तो कुछ आइए डोमेन नेम के बारे में लिखते हैं। यानी कि इधर जो होगा आपको लिखना होगा, जैसे आपका जो ईमेल आईडी है, जो भी अपने नाम से बनाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखना होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे ही आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे abc@gmail.com यानी कि abc@gmail.com। तो जो abc होता है ये यूज़र नेम हो जाएगा, और @ के साथ में इसके बाद जो होगा, @ के बाद में जो होगा, ये क्या होता है? डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो जैसे कि जीमेल भी हो जाएगा एक डोमेन नेम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जीमेल, @gmail लिख दे रहा हूँ। gmail.com। उसके बाद में और एक हो जाएगा कि @yahoo.com।
तीसरा हो जाएगा @outlook.com, और एक लिख लीजिए एक होता है rocket.com। rocket.com, ठीक है ना, ये भी एक याहू ही है, याहू कंपनी का ही है। उसके बाद और भी रेडिफ मेल भी होता है, बहुत सारा होता है। तो ये सब जो होता है ना, ये सारा होता है डोमेन नेम होता है। यानी कि ईमेल को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट भाग यानी कि यूजर नेम और सेकंड भाग डोमेन नेम होता है। तो पूछ रहा है कि इसका दूसरा भाग क्या होगा, तो मेल बॉक्स नहीं होगा, फोल्डर का नाम ये भी नहीं होगा, डोमेन नेम हाँ, इसका सेकंड वाला भाग डोमेन नेम कहा जाता है। डेस्कटॉप क्लाइंट गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये आपका अगला प्रश्न करेगा निम्नलिखित में से एक्सेल फार्मूला का जो रिजल्ट होगा इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है ना। ये जो एक्सेल का फार्मूला है इसका रिजल्ट क्या होगा, स्क्वायर्ड, SQRT। इसका मतलब होता है वर्गमूल। एक्सेल में अगर वर्गमूल निकाला होगा किसी संख्या को तो आपको लिखना होगा =SQRT कोस्ट, उसके बाद नंबर, जिस नंबर का निकालना होगा, और कोस्ट बनते 81 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं कुछ लिख दे रहा हूँ जैसे पावर, यहाँ पर संख्या लिखेंगे नंबर, जैसे 2 का पावर मुझे 4 लिखना है, 2 के पावर 4 लिखना है, तो पहले बेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद पावर लिखेंगे। तो ये रहा मतलब कि स्क्वायर निकालने का फार्मूला। उसके बाद जैसे किसी संख्या का आपको एवरेज देखना है तो उसके लिए फार्मूला होता है एवरेज, डायरेक्ट लिखेगा। उसके बाद में इसमें नंबर लिख दीजिएगा, जितने नंबर का निकालना होगा, उसके बाद इंटर बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद में सम होता है, यानी कि इसमें कुछ नंबर लिखिएगा अपना और कोमा देकर लिखना है, ठीक है। सम में जैसे कि 2 लिख दिए, कोमा 3, कोमा 4 ऐसे लिखना होगा, ठीक है। एवरेज में भी लिखना हो तो कोमा देकर, जैसे 6, 5, 8 ऐसे कोमा देकर लिखना है। तो ये पावर तो हो गया। एवरेज सम किसका होता है, तो सम योग के लिए होता है, यानी कि जोड़ने के लिए। उसके बाद में जिसे काउंट होता है, ठीक है, ये संख्या को गिनने के लिए, संख्या को गिनने के लिए, ठीक। इसी तरीके अन्य भी फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा SQRT जो होता है किसका होगा, ये एक वर्गमूल का होता है। उसके बाद राउंड भी होता है, अन्य भी फार्मूला होता है। चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आगे मैं सारा फार्मूला लिखवा दूंगा। कह रहा है कि MS वर्ड में सिलेक्ट टेक्स्ट को डबल लाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है। सिलेक्ट टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किए, इसको डबल लाइन करना है। डबल लाइन करने का मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लिक टू लर्न, यानी कि इसके नीचे जो अंडरलाइन करते हैं आप लोग, इसी को बोल रहा है कि अंडरलाइन कैसे, डबल लाइन चाहिए हमको, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+Shift+D होता है। तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कंट्रोल किसका होता है, ओपन का होता है, ये ओपन का कमांड होता है। और अगला प्रश्न है कि विंडो क्या है, ठीक है। विंडोज क्या है, ये शायद लग रहा है कि ये पिछला सेशन में भी आया है क्वेश्चन, यानी कि पिछला मॉक टेस्ट में आया है। तो विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। तो विंडो एक प्रकार क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये MS वर्ड हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर यानी कि जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर में आता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यानी कि जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है, ठीक। ये आपका अगला प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए, यानी कि मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्न में से किस सेवा का अधिक प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट अगर मोबाइल में यूज करना होगा तो किस सर्विस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उस सर्विस का नाम है 3646, ठीक है, याद रखिएगा इसको, 3646। ये आपका अगला प्रश्न है कि सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। कौन सा सर्च इंजन है, मैंने सर्च इंजन के बारे में पिछला बार भी बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सर्च इंजन होता है। जैसे मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, गूगल, याहू,
बिंग, MSN, अन्य भी होता है, और जैसे बाइडू हो जाएगा। बाइडू के बाद में एक और होता है डक डक गो। ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सर्च इंजन होना तो होता है, सर्च इंजन के नाम भी पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले किसको विकसित किया था, और एक सर्च इंजन में लिख लीजिएगा आर्ची। तो सबसे पहले आर्ची को विकसित किया गया था, याहू, बिंग, गूगल को नहीं, सबसे पहले कहेगा तो आर्ची नाम का सर्च इंजन को विकसित किया गया था। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और चलते अगले प्रश्न की तरफ, कह रहा है कि ईमेल में पाई जाने वाली फील्ड BCC का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो BCC का मैंने बता दे रहा हूँ, और पीछे भी बताया था, एक बार पूरा देख लीजिएगा। जैसे टू में क्या होता है, ईमेल की बात करें टू में, तो जिसको मेल भेजना होता है, यानी कि जिसके पास भेजना है, उसका इसमें क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा, मतलब ईमेल आईडी रहेगा। ठीक, फ्रॉम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका ईमेल आईडी होगा, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपने ही ईमेल से भेजेंगे किसी और के पास, तो आपका ईमेल तो फ्रॉम ऑटोमेटिक हो जाएगा टू जिसके पास भेजना है। उसके बाद एक होता है CC, कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है कार्बन कॉपी में, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे लोगों के पास ईमेल भेजना है, 20 लोगों के पास ईमेल भेजना है, और आप चाहते हैं कि 20 लोगों को पता चले कि ये ईमेल किसको किसको भेजा गया है। ठीक है, जैसे 2-3 लोग के मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे राम है, मनोज है, ठीक है, शिवम है। अब ऐसे ईमेल आप भेजिएगा CC में इन सबको नाम लिखकर, तो राम को पता चल जाएगा कि ये मनोज के पास भी ईमेल भेजा गया है, शिवम के पास भी ईमेल भेजा गया, और मनोज को भी पता चल जाएगा कि राम को और शिवम को भेजा गया है, और शिवम को भी पता चल जाएगा राम और मनोज को भेजा गया है। ठीक है, उसके बाद में BCC क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये क्या होता है BCC में क्या होता है कि अगर किसी का भी ईमेल आईडी BCC में डालकर भेज देंगे, ठीक है, तो इन दोनों को नहीं पता चलेगा कि और किसी, जैसे मान लीजिए मैं एक नया नाम लिख रहा हूँ, जैसे हरी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, और मैंने हरी का ईमेल आईडी कहाँ लिखा हूँ, BCC में लिखा हूँ, तो जो राम है, मनोज है और शिवम है, इसको पता नहीं चलेगा कि हरी को भी ये मैसेज भेजा गया है, क्योंकि मैंने इसको BCC में लिखा हूँ। तो BCC में लिखिएगा तो CC वालों को नहीं पता चलेगा कि किसको किसको भेजा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCC का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आइकन प्रायः, आइकन के बारे में बात करें, कौन सा आइकन प्रायः ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अटैचमेंट में जैसे कि आप किसी को फाइल भेजना है, डॉक्यूमेंट भेजना है या फिर इमेज भेजना है, तो कहाँ से भेजते हैं, तो एक अटैचमेंट का लोगो होता है, ऐसे अटैचमेंट का ऐसे लोगो होगा, देखिएगा, ठीक है ना, यही अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट के जो लोगो होता है, आइकन होता है ना, इसी पे क्लिक करिएगा तो आपका ड्राइव खुल जाएगा, कंप्यूटर का ड्राइव खुल जाएगा। अगर मोबाइल से आप भेजना चाहते हैं, मोबाइल का भी आपका फाइल फोल्डर खुल जाएगा, उसमें से जहाँ भी डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट को अटैच करा सकते हैं, ठीक है, और भेज सकते हैं। तो किसका होता है, तो पेपर क्लिक आइकन, इसको जो बोलते हैं, जो आइकन दिख रहा है ना, इसको पेपर क्लिप आइकन बोलते हैं। पेपर क्लिक आइकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा। और ये आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला है जिसके माध्यम से एक्सेल शीट पर सबसे बड़ी वैल्यू देख सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारा संख्या लिख दे रहा हूँ, 8, 12, 1, 0, 3, 7, ये अलग अलग सेल में लिखा हुआ है, एक ही सेल में ना लिखा हुआ है, ठीक है, ये अलग अलग सेल में लिखा हुआ है। और इसमें से पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो उसके लिए फार्मूला होता है बड़ी संख्या के लिए मैक्स, ठीक है। ये क्या होता है, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम संख्या देखना होगा, तो आपको फार्मूला लगाना होगा इज इक्वल टू मैक्स, और यहाँ से यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, कोस्ट मैक्स लिखकर कोस्ट दीजिएगा, कोस्ट देने के बाद में ये जितना डेटा लिखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके जैसे इंटर बटन दबाइएगा,
उसी सेल में लिख कर आ जाएगा जो सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है। इज इक्वल टू मीन, ये मिनिमम संख्या दिखाता है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू काउंट, ये संख्या को गिनता है, जैसे कैसे कै संख्या 1 2 3 4 5 गए हैं तो काउंट में 5 आएगा, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला वही है, कॉस्ट में क्या करना है, इसका एड्रेस दे देना है, ठीक है। एवरेज क्या करेगा, इन सब का अगर एवरेज पता करना होगा कि 8 12 1 7 3 का एवरेज क्या है, तो फिर एवरेज लिखेंगे, कॉस्ट देंगे और सारा संख्या को सिलेक्ट करके कॉस्ट बंद करके एंटर कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा, ठीक। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि एम एस एक्सेल वर्कशीट के सेल में संख्याओं को डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण, संख्याओं को संख्या, अच्छा इसमें दो चीज़ होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा, इसमें डिजिट की बात कर रहा है। संख्याओं को डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण यानी कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक। तो ये मान लीजिए एक्सेल का सीट है, मैं इसमें दो ही रो कॉलम बना रहा हूँ, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, ठीक। जब आप टेक्स्ट लिखिएगा यानी कि ABCD का लेटर लिखिएगा चाहे हिंदी में लिखिएगा, तो जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है ना वो लेफ्ट होता है, ठीक है। जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। लेकिन जो संख्या होगा, डिजिट होगा, इसका जो अलाइनमेंट होता है वो कहाँ होता है, राइट होता है। अब आइए समझाते हैं, जैसे आपको लिखना है मनोज, या फिर चलिए मैं अपना चैनल का नाम लिख रहा हूँ क्लिक टू लर्न, जैसे क्लिक टू लर्न लिखिएगा, ये किधर से लिखा रहा है, ये लेफ़्ट से लिखा रहा है, ठीक है ना। इस साइड को क्या बोलते हैं, इस साइड को लेफ़्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं आप मान लीजिए कोई संख्या लिख रहे हैं 88 82 लिख रहे हैं तो राइट से लिखेगा, इधर से 88 82, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा डिजिट, जो डिजिट है यानी कि संख्या का डिफ़ॉल्ट रूप से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, तो राइट होता है, ये राइट है, ठीक है। अगर टेक्स्ट के बारे में कहेगा तो लेफ़्ट होता है, तो संख्या में कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर राइट हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट, ठीक है। एक्सेल के बारे में बात कर रहा है। अगर वर्ड के बारे में बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसका ऑटोमेटिक जो अलाइनमेंट होगा, ऑटो अलाइनमेंट, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट वो क्या होता है, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट होता है। जब भी लिखिएगा तो इधर से लिखाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, एमएस वर्ड का अलाइनमेंट जो होता है लेफ़्ट होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर कि एमएस वर्ड में पहले से मौजूद, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, अच्छा डॉक्यूमेंट क्या है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई आप दस्तावेज बना रहे हैं, मतलब कोई आप काम कर रहे हैं, उसको सेव करिएगा, तो उस फाइल को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को डॉक्यूमेंट बोला जाता है, एक्सेल में पेज को वर्कशीट बोलते हैं और पावर पॉइंट में पेज को स्लाइड बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि पहले से मौजूद यानी कि पहले से कोई डॉक्यूमेंट है, उसे खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन दबाएंगे, ठीक है। तो ओपन करने के डायरेक्ट पूछ रहा है कि ओपन का कमांड क्या होता है, ओपन का कमांड क्या होता है, कंट्रोल ओ, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किसका कमांड है, ओपन का कमांड है। ये किसका कमांड है, न्यू का कमांड है। ये कुछ नहीं होता है, हाँ अल्ट एन होता है, अल्ट के साथ में अगर कोई बटन दबाइएगा तो काम करता है, ठीक है। अल्ट एन कमांड होता है, लेकिन अल्ट एन जो कमांड होगा इसको तो लिख कर नहीं बता सकते हम, क्योंकि सब प्रोग्राम में अलग अलग होता है। यानी कि अल्ट दबा एन दबाने से तो कुछ और होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में जाइएगा तो कुछ और होगा, फोटोशॉप में जाइएगा तो कुछ और होगा, तो सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक। और मैंने अल्ट बटन के बारे में बता दिया था। जैसे मान लीजिए मैं दो ही मेनू लिख रहा हूँ, होम लिख रहा हूँ और एक इंसर्ट लिख रहा हूँ, ठीक। जैसे ही आप अल्ट बटन कीबोर्ड से दबाइएगा तो इसके नीचे चाहे ऊपर छोटा सा एक लेटर लिखकर आएगा, ज़रूरी नहीं है कि इसका फर्स्ट वर्ड ही लिखकर आए। जैसे मान लीजिए इसके लिए एन लिखकर आ गया छोटा सा, ठीक। ये कब आएगा, जब आप अल्ट बटन दबाइएगा, तब जैसे अल्ट दबा दिए तो सबके माथे पर कुछ ना कुछ लेटर लिखकर आ जाएगा। जैसे आपको होम खोलना है, एच बटन दबाइएगा तो होम मेनू खुल जाएगा। इंसर्ट के लिए एन दबाइएगा, यहाँ एन लिख कर आ रहा है, तो अगर एन दबाइएगा तो फिर इंसर्ट खुलेगा, ठीक। इसलिए मैंने इसका कोई एग्जैक्ट शॉर्टकट नहीं लिखा हूँ, क्योंकि सब प्रोग्राम में अलग अलग होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपका अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है, ठीक है। यानी कि इसका पेरेंट कंपनी का नाम बताना है।
तो एम एस एक्सेल मतलब क्या है, ये एम एस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका निर्माण किया हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये आपका अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि कंप्यूटर अपने रिजल्ट को भविष्य हेतु सुरक्षित रहता है, यानी कि उसका जो परिणाम होगा उसको कहाँ सेव करके रखता है, ठीक है। तो कहाँ सेव करके रखेगा, मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी में क्या क्या हो जाएगा, जैसे एच आ जाएगा, SSD आ जाएगा, आपके मोबाइल में जैसे जो चिप होता है AV आ जाएगा, ठीक। जैसे CD है, CD भी आ जाएगा, DVD भी आ जाएगा। ये सब एक प्रकार की मेमोरी है, मतलब स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं, सब क्या स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर किस में सेव करेगा, मेमोरी में। कंप्यूटर में क्या लगा रहता है, या तो HDD लगा हो ना तो SSD लगा होगा, इसमें सेव कर सकता है, ठीक। तो ये रहा अंतिम प्रश्न, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए धन्यवाद। आज थोड़ा टाइम का दिक्कत है तो इस वजह से 15 क्वेश्चन ही कराया हूँ। कल से फुल एकदम सेशन लेकर आएंगे, और कल से डिस्कशन भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न अगले सेशन में। धन्यवाद।